जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो मुद्दा जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी, ट्रंप और पुतिन की अलास्का मीटिंग। पुतिन और ट्रंप, अगर हम ट्रंप की बात करें तो अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, और पुतिन जो पूरे इस वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की कोशिश में रखे हुए हैं। और ये मीटिंग जहाँ पर होती है, अलास्का, जो अभी अमेरिकन टेरिटरी है, लेकिन ये कभी रशियन टेरिटरी हुआ करती थी। और यहीं से दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। अब इस मीटिंग से जो अलास्का में पीस टॉक हुआ, उसमें क्या कुछ निकल कर आया, क्यों ये जगह चुनी गई, कई सारे बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हम हमारी आज की खास मेहमान और डॉक्टर अंशु जोशी, जो जेएनयू की प्रोफेसर हैं और बहुत बेहतरीन बोलती हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अमन, भारत माता की जय। अंशु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि अगर हम अलास्का की बात करते हैं तो 1867 में अलास्का अमेरिका के पास गया। एक हिस्ट्री है अमेरिका और अगर हम रशिया की बात करते हैं अलास्का को लेकर, सबसे पहले तो अलास्का ही चुना गया। इसको किस तरह से हमें देखना चाहिए? अंबर, आपने आज की चर्चा की शुरुआत बहुत अच्छे प्रश्न से की और मैं अलास्का के साथ साथ इस जो डेट, जो तारीख चुनी गई, उस पर भी आपको इसका इतिहास बताना चाहूंगी। हम अगर अलास्का को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और आर्कटिक रीजन से जुड़ा हुआ है। और यदि हम देखें तो रशिया से सबसे करीबी पॉइंट है अलास्का। और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। वो ये कि कभी ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और यदि हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की ओर निगाह डालें तो अलास्का इस बात का भी प्रतीक है, इस बात को भी याद दिलाता है कि कैसे तब के सोवियत संघ और अमेरिका ने एक ही साइड पर दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में जब रशिया बाहर हो गया था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद, तब अमेरिका ने एंट्री की, पर फिर भी साइड तो एक ही था। और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ही एक पक्ष से लड़े थे। तो अलास्का की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां वो स्थित है इतिहास की दृष्टि से। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकन सैन्य बेस भी है। और अब जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इस तारीख को भी देख लें। 15 अगस्त हम भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इतिहास में हम देखें इसे अमेरिका के विक्ट्री डे के रूप में याद किया जाता है। ये वो दिन है जब जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद, जो अमेरिका ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, इसके बाद सरेंडर किया था। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो देखिए, तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण, जगह भी बहुत महत्वपूर्ण। और दोनों ही जो ये नेता हैं, विश्व की दो जो सुपर पावर्स हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी ओर हमने देखा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। हालांकि हमने देखा कि इस बातचीत का अभी कोई ऐसा परिणाम कि जिसमें सीज फायर अनाउंसमेंट हो जाए, ये तो सामने नहीं आया। लेकिन ट्रंप फिर भी इसे अपनी सफलता बता रहे हैं, गिना रहे हैं, क्योंकि कम से कम इतने बीते सालों में, कई सालों में, पुतिन एक अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ फिजिकली एक जगह पर मिलकर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर कम से कम बातचीत करने को तो तैयार हुए और वहां। एब्सोल्युटली। तो अब यही सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ जाता है कि ये जो मीटिंग थी, ये इतनी अहम क्यों हो जाती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि आप ट्रम्प की बात करें, जैसे कि आपने कहा, वो अपने आप को सक्सेसफुल बता रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनका कुछ और कहना है। लेकिन अगर हम इस मीटिंग की बात करते हैं तो ये अहम क्यों हो जाती है? देखिए अंबर, बीते दिनों हमने देखा कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में दुनिया के तमाम नेताओं ने, यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठनों ने, अमेरिका ने, नाटो के कई देशों ने यह प्रयास किया कि मध्यस्थता करके और इस युद्ध को खात्मे की ओर, अंत की ओर ले जाया जाए। लेकिन अभी तक इसमें किसी को सफलता नहीं मिल पाई। और जैसे मैंने बताया कि पुतिन बातचीत करने को तैयार नहीं थे, उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ अब मैं आपको एक जो पूरा कूटनीति की बिसात है, डिप्लोमेसी की बिसात है, इस पर ले जाना चाहती हूँ। देखिए, जी। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में इस बात का वायदा किया था कि वो जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, वो दोनों ही इजराइल हमास युद्ध को और रशिया यूक्रेन युद्ध को अंत की ओर ले जाएंगे।
लेकिन अभी तक ऐसा कर पाने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी बीच पश्चिमी एशिया में हमने देखा कि ईरान के साथ उनका सीधा सीधा युद्ध का एक थिएटर खुला। फिर हमने देखा कि इसी बीच पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला कराया, तो फिर कैसे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन में भी लगातार तनातनी की स्थिति बनी ही रहती है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन बनी हुई है। तो ट्रंप के पास के सामने एक घरेलू मोर्चे पर भी बड़ी चुनौतियां हैं, जहां पर उनके लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ना इन्फ्लेशन कम हो पाया है, ना अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इलाज वो खोज पाए हैं अमेरिका में, ना वो अमेरिकन इकोनॉमी को जो अभी डूब सी रही है उसको एक किनारे ले जाने में सफल हो पाए हैं। और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी वो अपना कोई ऐसा दबदबा तो कायम नहीं कर पाए। दूसरी ओर आप पुतिन को देखिए। पुतिन अभी तक नाटो के सामने, अमेरिका के सामने घुटने उन्होंने नहीं टेके हैं। वो एक सक्सेसफुल लीडर की तरह न सिर्फ उन्होंने यूक्रेन के 4 महत्वपूर्ण एरियाज पर कब्जा किया है, उन्होंने वो जो लुगान्स्क और डोनेस्क है, इस पूरे नॉर्दर्न एरिया के माध्यम से आगे फिर ज़ेपोरेज़िया होते हुए उन्होंने एक लैंड कॉरिडोर का निर्माण कर लिया है क्रेमिया तक। क्रेमिया जो कि ब्लैक सी का एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां पहले ही रशिया ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो पुतिन की 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि जो अब जो एरियाज जीत लिए हैं, कैप्चर हो गए हैं, वो हम वापस नहीं करेंगे यूक्रेन को। और दूसरा उनका ये कहना है कि यूक्रेन और नाटो इस बात को उनको लिख कर दे, गारंटी करे कि यूक्रेन किसी कीमत पर आगे भविष्य में भी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। क्योंकि इसी बात पर युद्ध शुरू हुआ था। बार बार पुतिन चेतावनी दे रहे थे। आप याद कीजिए 3 साल पहले की सिचुएशन। वे एब्सोल्युटली। जेलेंस्की से कह रहे थे कि यदि नाटो या अमेरिका उनके डोर स्टेप पर आकर खड़ा हो जाता है तो रशिया की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, एंड ही कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इसीलिए उन्होंने ये आक्रमण किया था। अब आप जेलेंस्की की तरफ चलते हैं। जेलेंस्की न सिर्फ अपने आप को एक वॉर हीरो बताने में जुटे हुए हैं, वे अपने लिए कहीं ना कहीं एक सिंपैथी चाहते हैं, क्योंकि कूटनीतिज्ञ वे नहीं रहे। उनका हम अर्लियर प्रोफेशन देखें, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी यूक्रेन की हुई है, इसका इस्तेमाल हुआ है। और वो ये कह रहे हैं, अभी बीते दिनों पैरेलली उनके भी स्टेटमेंट्स आए कि 1 इंच यूक्रेन की जमीन को रशिया को नहीं देंगे। तो यहां पर आकर बात फंस जाती है। पुतिन कहते हैं हम जो जीते हुए एरियाज हैं वो लौटाएंगे नहीं, और जेलेंस्की कहते हैं ये यूक्रेन के पार्ट से, हम इनको रशिया को देंगे नहीं। और इस बात को लेकर बीते दिनों भी जब बातचीत कराने की कोशिश की गई तो वो असफल रही। अब देखिए, ट्रंप के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। ट्रंप को अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी एस्टेब्लिश करना है। ट्रंप को थोड़ा सा अपने यहाँ के लोगों का भी ध्यान डाइवर्ट करना है। नाटो में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन हो रही है, तो ट्रंप को वो भी दिख रही है। पुतिन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जेलेंस्की अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और फिर क्या हुआ आप देखिए अंबर, ये जो वार्तालाप हुआ कल, मैं शुरू से इस बात को कह रही थी कि ट्रूस अनाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जेलेंस्की थे ही नहीं। अब इसमें सीधी सीधी जो 2 वॉर पार्टीज जुड़ी हुई हैं उनमें से एक तो आ गए और जेलेंस्की को आपने बुलाया नहीं, तो कैसे आप बिना जेलेंस्की की प्रेजेंस के सीज फायर को अनाउंस कर देंगे? इसीलिए सीज फायर अनाउंस नहीं हो पाया। और ट्रंप इस बात को बीते 2 दिन से कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर ट्रूस की अनाउंसमेंट नहीं भी हो पाती है तो भी हम इसके अगली बातचीत को हम फिर शुरू करेंगे। और इसमें वो सफल रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने उनको अब रशिया आने का निमंत्रण दिया है। तो निश्चित तौर पर वो जो कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल रही बातचीत, तो वो इसी बिंदु पर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की घोषणा 2 दिन पहले की थी। एब्सोल्युटली, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ उन्होंने प्रेस से कुछ नहीं कहा, और इसमें जो 2.5 से 3 घंटे की दोनों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में बात चली है, अगर उसको लेकर बात करें, हालाँकि बहुत कुछ सामने नहीं है, बट अगर मोटा-मोटी समझा जाए तो इसका आउटकम क्या निकाला जाए कि अब तक क्या कुछ इससे हमें नतीजा मिल रहा है? देखिए, नतीजे की यदि हम दृष्टि से देखें तो जैसे मैंने कहा कि पुतिन ने अब ट्रंप को रशिया आने का न्योता दिया है, जिसको ट्रंप ने स्वीकारा है। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि अब ट्रंप वहां जाकर बातचीत करें। अब मुझे ये ऐसा लगता है कि यदि इसमें जेलेंस्की को किसी तरह से जोड़ा जाए, या यूक्रेन के कुछ ऑफिशियल्स को जोड़ा जाए, या यूक्रेन जिन देशों को या लीडर्स को डेजिग्नेट करता है अपने स्पोक्स पर्सन के रूप में या अपने एलाइज के रूप में, यदि उनको बातचीत में जोड़ा जाए, तब तो आगे चल के अंबर कोई हल निकल पाएगा। वरना ऐसे फिर बातचीत तो पिछले 3 साल से कई हमने फेजेस देखे जिनमें इस प्रकार की बातचीत की गई और फिर परिणाम विफल निकले हैं। तो इसका जो एक हम आउटकम देखते हैं वो ये कि एक तो पुतिन और ट्रंप मिले, तो यहां से मुझे लगता है कि एक हम कहीं ना कहीं बेस देख सकते हैं कि आगे की बातचीत के लिए, डिप्लोमेटिक टेबल के लिए एक बेस बने। ये तो हमको स्वीकारना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि एक तरफ ट्रंप को लग रहा है कि वो सक्सेसफुल रहे, तो पुतिन को भी लग रहा है कि वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि ट्रंप ने आगे होकर उनको बुलाया और ट्रंप ने उनको वेलकम किया, आए मिले। तो एक हम देख रहे हैं कि एक बर्फ पिघलते हुए हम देख रहे हैं। और इस वार्तालाप के पहले आप देखिए पुतिन के ऑफिशियल्स से, क्रेमलिन से हमको क्या स्टेटमेंट्स मिले। पुतिन का जो स्टेटमेंट था, पुतिन के ऑफिशियल्स जो कह रहे थे वो ये कि अपार्ट फ्रॉम लाइक रशिया यूक्रेन वॉर की तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अमेरिका और रशिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करके आर्कटिक रीजन को हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों देश कैसे कलेबरेट कर सकते हैं। उन्होंने कलेबरेशन की बात की और कैसे दोनों देशों के बीच के जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर के वो आशान्वित हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि देखिए अभी पुतिन के हवाले से, रशिया के हवाले से ट्रंप ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर इतने हेफ्टी फाइन्स इंपोज कर रखे हैं, टैरिफ्स बढ़ा रखे हैं। तो यदि यहाँ कुछ चीजें नॉर्मलाइज होती हैं तो मुझे लगता है कि फिर भारत और ब्राजील को भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और ट्रंप ने ये धमकी भी दी थी कि यदि पुतिन उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो भारत पर और टैरिफ बढ़ा देंगे। तो उसको लेकर के भी हमने कोई स्टेटमेंट अभी ट्रंप से सुना नहीं है। तो ये भी एक ट्रंप ने आउटकम एक है। बात बोली है कि रशिया ने अपना एक ऑयल क्लाइंट खो दिया है भारत के रूप में, तो ये अजीब सी बात उन्होंने कही है। और जो आपने एक बात कही, मैं आपसे इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाह रही थी कि इसमें जीता कौन। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की माने तो वो पुतिन को ऑप्टिक्स के रूप में उनका मानना है कि पुतिन वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मुंह से अपना वो तो राग लापते रहते हैं, जो चीजें उनका उनकी आदत है। ऐसे में अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो आपको कौन लग रहा है कि कौन अभी जीता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने ये बोला था कि अगर पुतिन किसी भी फॉरेन सॉइल पे जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अगर उस नजरिए से देखें तो यहाँ पर पुतिन जीतते नजर आते हैं, क्योंकि वो गए और जाकर उन्होंने बात की अमेरिकन टेरिटरी में और कुछ भी नहीं हुआ। देखिए जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अमेरिका की इसको मान्यता नहीं है और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसको मान्य नहीं करते। तो ये भी एक कारण था कि अलास्का को चुना गया जहां पर ये मीटिंग हो सके सक्सेसफुली। देखिए कूटनीति में ना अंबर कोई जीतना हारना से ज्यादा ये होता है कि आप अपने देश के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और बचा पाने में कितना आप सफल रहे। हम इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ऐसे हैं और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि पुतिन की और यदि हम देखें तो अभी तक वो एक विजेता के रूप में नजर आते हैं। देखिए न सिर्फ उन्होंने यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनने दिया, उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक एरियाज पर यूक्रेन के कब्जा कर लिया। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एक अकेले पुतिन ने नाटो के सभी मेंबर स्टेट्स के सामने बिल्कुल वो खम ठोक करके खड़े हुए हैं, अपना रुतबा जमा रखा है। अब नाटो लेड बाय यूएस भी पुतिन को अभी तक नहीं रोक पाए हैं और युद्ध अनवरत जारी है। तो यूक्रेन को तो पूरे नाटो से मदद मिल रही है, लेकिन रशिया जो है या पुतिन जो है वो तो अपने दम पर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और यही हवाला दिया था ट्रंप ने बीते दिनों कि भारत और ब्राजील जैसे देश रशिया से ऑयल एंड गैस खरीद कर उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं इस युद्ध में, इसलिए भाई मैं ये टैरिफ इंपोज कर रहा हूं। लेकिन चाइना और तुर्की जैसे देश जो भारत से कहीं ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल एंड गैस लेते हैं रशिया से, उन पर तो ट्रंप ने ऐसे हेफ्टी टैरिफ्स नहीं लगाए। तो ट्रंप आज कुछ कह रहे हैं, कल फिर उससे मुकर जाते हैं, कुछ और बात लेकर सामने आ जाते हैं। अपने मुंह से वो 30 से ज्यादा बार कह चुके कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डी एस्केलेशन है उन्होंने करवाया। और भारत के ऑफिशियल्स, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हवाले से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के हवाले से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी देश की मध्यस्थता डी एस्केलेशन में नहीं है। और विशेषकर ट्रंप के तो कोई कॉल्स उस दौरान अटेंड नहीं किए गए, उनके कोई और कॉल्स आए ही नहीं है। तो ट्रंप जो हैं वो हम सभी जानते हैं कि थोड़े बड़बोले नेता के रूप में जाने जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल नेता के रूप में जाने जाते हैं। अभी यहाँ आने से पहले भी उन्होंने एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैंने भारत पर फाइन्स लगाए और भारत को वार्निंग दी तो भारत ने रशिया से ऑयल एंड गैस लेने को बंद करने की बात की, जबकि ऐसी कोई घोषणा भारतीय सरकार के हवाले से नहीं आई है। बल्कि हमने इस बात को बहुत एक्सप्लिसिटली क्लियर किया है कि रशिया हमारा बहुत पुराना नेचुरल अलाई है और हम उससे ऑयल एंड गैस लेते रहेंगे। वहीं अब कह रहे हैं कि रशिया ने एक क्लाइंट खो दिया है। तो अब आगे यदि ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा पुतिन की ओर से आती कि हम भारत को ऑयल एंड गैस नहीं देंगे, या भारत के हवाले से आती कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस नहीं लेंगे, तो ट्रंप जो दो देशों के बीच में जाकर के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वहां पर फिर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एक तरफ वो चीन को पैम्पर कर रहे हैं, जबकि चीन के साथ
अमेरिका की कंपटीशन का ही कहीं ना कहीं एक कारण है कि ट्रंप ने भारत को अपने करीब करने का प्रयास किया अपने पिछले 10 ईयर में। और वहीं देखिए आप चीन को भी पुचकारते हुए नजर आ रहे हैं, भारत को पनिश करते हुए नजर आ रहे हैं, ब्राजील के साथ क्या कर रहे हैं, रशिया को, पुतिन को वैसे अलास्का बुला रहे हैं, वैसे उनके नाम पर फाइन्स लगा रहे हैं। जेलेंस्की को बीते दिनों जब उनसे मिलने पहुंचे थे तो किस तरह से उन्होंने डांटा, एक पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया था। तो अभी हम ट्रंप की यदि स्थिति को देखें, कल हिलरी क्लिंटन ने तो ये एक स्टेटमेंट भी दिया कि अगर ट्रंप सीज फायर कर पाने में या अनाउंस कर पाने में सफल होते हैं तो मैं खुद उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करूं। तो एब्सोल्युटली। ये अभी जो उनकी जो बयानबाजी है हम उन पर न जाएं, इनफैक्ट किस तरह से डॉक्टर चीन मंजू, विरोध कर रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं, हम इसे देखें। डेमोक्रेट्स ने ये तक कहा है कि भारत के ऊपर फाइन लगाने से, टैरिफ लगाने से यूक्रेन रशिया वॉर नहीं रुकने वाला है। वो जाएं और वहां पर अपनी आर्मी को भेज दें क्रेमलिन में। नहीं, मेरा ये कहना है कि यदि ट्रंप ये वाकई में इस डेमोक्रेट्स युद्ध बोलते को, हैं पुतिन को। नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि यदि ट्रंप वाकई में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो वो नाटो के माध्यम से और डायरेक्टली यूएस जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है अभी तक, उसको वो रोक दें। और वो जेलेंस्की से स्पष्ट कहें कि न तो नाटो का कोई सदस्य देश, न अमेरिका अब यूक्रेन को किसी प्रकार की सहायता पहुंचा पाए। और जिस दिन ऐसा हुआ अंबर, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ इसके बाद बात बननी शुरू होगी। क्योंकि अभी होता क्या है कि जेलेंस्की जाकर पीछे नाटो मेंबर्स के साथ मीटिंग कर लेते हैं, वो वहां रोना धोना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को एज अ विक्टिम प्रेजेंट करते हैं, और उनको बराबर मदद, चाहे आप फाइनेंशियल हेल्प देखें या मिलिट्री इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प देखें, वो नाटो और यूएस से लगातार मिल रही है। इसीलिए यूक्रेन अभी तक इस युद्ध में टिक पाया है, खड़ा रह पाया है। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी तरफ जो रशिया से जुड़े हुए देश हैं, इसमें भारत भी है, इसमें चीन भी है, इनको कहीं ना कहीं पुतिन पर ये दबाव बनाना चाहिए कि 3 साल से ऊपर वक्त बीत चुका और अब इसका रिपरकशन पूरी दुनिया ने भुगत रही है दुनिया। तो अब एब्सोल्युटली। आपको डिप्लोमेटिक टेबल पर जाकर युद्ध को समाप्त करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर अंशु जोशी, जेलेंस्की की ट्वीट आई, इंडिपेंडेंस डे विश किया उन्होंने भारत को, और भारत को ये भी कहा कि मदद हमारी इसमें की जाए पूरे इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। भारत को अगर देखें, इस पूरे रशिया और यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें एक अहम भूमिका में तो जरूर है, क्योंकि अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप भी कहीं ना कहीं डरावा दे रहे हैं कि अगर आपने कुछ नतीजा नहीं दिया तो हम भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, एडिशनल सैंक्शंस लगा देंगे और ऑयल ना लो। तो कहीं ना कहीं भारत एक अहम भूमिका में तो जरूर नजर आ रहा है। क्या भूमिका हो सकती है भारत की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने में, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तब से ही भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बातें की जा रही थी कि भारत इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता है। आपने बहुत ही अच्छा बिंदु इस चर्चा में जोड़ दिया है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भारत के रशिया के साथ जो रिश्ते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, हमारा एक नेचुरल अलाई है, हमारे सुख में दुख में रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि जब हमने अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का एक नया चैप्टर खोला ट्रंप के पहले 10 ईयर में, तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी रशिया के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए। और वहीं हमारे यूक्रेन के साथ भी ऐतिहासिक पुराने बहुत अच्छे संबंध रहे। और भारत वो देश है जिसके प्रधानमंत्री माननीय मोदी की बहुत अच्छी मित्रता दोनों लीडर्स के साथ है पर्सनल लेवल पर। और उन्होंने जेलेंस्की को भी यही बात की कि ये समय युद्ध का नहीं है और युद्ध का अंत होना चाहिए। और जब वे पुतिन से मिले थे तब बाइडेन राष्ट्रपति थे और बाइडेन भी इस बात को कहने में हिचकिचा रहे थे, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली इस बात को पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये विकास का समय है, आप इस युद्ध को रोकिए। तो भारत की एक पिवोटल भूमिका तो है। और भारत वो देश है जिसको ट्रस्ट की दृष्टि से दोनों ही देश देखते हैं, चाहे यूक्रेन हो चाहे रशिया। और ये बात मैं कहना भी चाहती थी कि जब हम अमेरिका की ओर देखते हैं तो एक मिसट्रस्ट की सिचुएशन है। आप यदि रशिया के हवाले से भी देखें तो वहां लैक ऑफ ट्रस्ट है कहीं ना कहीं, और यदि यूक्रेन के हवाले से देखें तो जेलेंस्की भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, जबकि एब्सोल्युटली। जेलेंस्की को मदद यूएस से मिल रही है। लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि बीते दिनों ये भी स्टेटमेंट्स आए जब ये अनाउंसमेंट हुई कि अलास्का में बैठक होगी, तो जेलेंस्की और उनके जो यूरोपियन अलाइज है उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि ट्रंप माइट फेवर पुतिन, ये जीते हुए एरियाज अगर वो पुतिन को दिलवा देते हैं तो इसमें जेलेंस्की या यूक्रेन का बहुत घाटा होगा और ये यूरोप के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसके मायने ये है कि ट्रंप पर उन्हें भी भरोसा नहीं। तो ऐसे में जब हम एक भरोसे की बात करते हैं, देखिए डिप्लोमेसी की टेबल पर बातचीत तब हल हो पाती है, समाधान तब खोजे जा सकते हैं जब जो मध्यस्थ है उस पर दोनों पार्टीज का भरोसा हो।
तो भारत की एक वो भूमिका है। और अमेरिका जो भारत के नाम की धमकी दे रहा है, जो ट्रंप जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि रशिया का भारत के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के दबाव में इस तरह की धमकियों के रशिया आएगा या पुतिन आएंगे या भारत ही आएगा। तो मुझे लगता है इसकी बजाय एक पॉजिटिवली इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें भारत को भी इन्वॉल्व किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाए कि आप आइए, जेलेंस्की को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, कुछ और ऐसे नाटो के मेंबर्स को जिन पर इन तमाम देशों को भरोसा हो, यूनाइटेड नेशन से आप कुछ एक प्रतिनिधि मंडल ले सकते हैं। और तब जब एक टेबल सेट की जाएगी अंबर, तब मुझे लगता है कि यहां से फिर एक हल निकलना शुरू हो सकता है। एब्सोल्युटली, अगर आप तरीके से बात करेंगे कायदे से, तो एब्सोल्युटली कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। और जिस तरह से ज़ेलेंस्की परेशान नजर आ रहे थे जब से अनाउंसमेंट हुआ था, तो उनको काफी डर था कि शायद उनको ही उस टेबल पे सर्व कर दिया जाएगा। तो ये डर उनको काफी सता रहा था। लेकिन अगर हम भारत के नजरिए से बात करें, जो डरावा प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आ रहा था कि हम सेकेंडरी टैरिफ्स लगा देंगे, और उसके बाद एडिशनल टैरिफ, और ये सारी बातें हो रही थी, आपको क्या लग रहा है कि अब क्या स्थिति बनेगी भारत के को लेकर अमेरिका की तरफ से? देखिए, जब ट्रंप ने हम पर पहले लेवल के टैरिफ्स लगाए, तब भी भारत सरकार की ओर से इसी प्रकार के बयान आए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और हम किसी भी देश की धमकी या ब्लैकमेलिंग के प्रभाव में नहीं आएंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब ट्रंप ने अगले 25% की यानी टोटल 50% के टैरिफ्स की घोषणा की, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों, मछुआरों और डेयरी प्रोड्यूसर्स के अहित की वो सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे इसके लिए उनके पर्सनल जो कहीं ना कहीं रिलेशंस है वहां पर कुछ ऐसी, वो उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल लॉस हो सकता है इसमें, लेकिन मैं अपने देश के लोगों का अहित नहीं होने दूंगा। कल लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस वक्त हम चौथी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था तेजी से बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने बात की कि किस तरह से भारत मेक इन इंडिया की राह पर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने चिप मैन्युफैक्चरिंग का भी अनाउंसमेंट किया, बताया कैसे 5 यूनिट्स एक्टिव कर दी गई हैं। और आगे उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो हम पर यदि दबाव बनाए जाते हैं, तो भारत न कभी इतिहास में ऐसे किसी दबाव में आया है और न भविष्य में ऐसे किसी दबाव में आएगा। और हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी एक स्टेबल स्टेट में नजर आते हैं। अंबर, मुझे यहाँ कोई हड़बड़ाहट या कोई पैनिक तो नजर नहीं आ रहा है। तो प्रभाव तो होगा, थोड़ा शॉर्ट टर्म हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी जो ट्रंप ने कहा है, वो 27 तारीख तक नेगोशिएशन या बातचीत की एक विंडो खुली हुई है। उसके बाद ये सब हमारे ऊपर अप्लाई होंगे। तो तब तक मुझे लगता है कि देखते हैं कैसी स्थितियां बनती, क्योंकि हर दिन स्थितियां बदल रही हैं। अब कल जो ये टॉक्स हुई है, इसके बाद फिर कुछ स्थितियां बदलेंगी। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह की परिस्थिति बनती है। लेकिन भारत मुझे नहीं लगता कि किसी दबाव में। एब्सोल्युटली, वो तो अभी पोजीशन साफ है। और जिस तरह से सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में भारत नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम इस पूरी मीटिंग के को देखें और आगे की बात करें, तो आगे अब इस मीटिंग के बाद आगे क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको लेकर जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें क्या कुछ होने वाला है? देखिए अंबर, एक तो पहला पॉइंट ये है कि ट्रंप पुतिन मिले और मीटिंग ठीक ठाक रही। अगर हम कहें सफल नहीं रही, तो विफल भी नहीं। तो आप ग्लास को आधा भरा देख रही हैं या आधा खाली देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ठीक है, ठोस अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन पुतिन ट्रंप को इनवाइट करके गए हैं। इस इनवाइट को ट्रंप ने स्वीकार किया है, वो इसे एक बड़ी सक्सेस बता रहे हैं। ठीक है, भारत के ऊपर उन्होंने इनादर टैरिफ्स अभी इम्पोज नहीं किए हैं, इस प्रकार की कोई नेगेटिव घोषणाएं नहीं आई हैं। और वहीं पुतिन भी मुझे आशावादी लग रहे हैं कि आगे इसका हल निकाला जा सकता है। और मुझे लगता है कि अब आगे नाटो के जो मेंबर नेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है यदि ठीक से समझाया जाए और टर्म्स एंड कंडीशंस ड्राफ्ट की जाए, तो इसमें एक ऐसी सिचुएशन बनाई जा सकती है जिसमें ये दोनों ही पार्टीज अग्री होके और फिर युद्ध को पहले विराम और फिर अंत की ओर ले जाए। तो आगे जो परिस्थितियां हैं, अब रशिया में ये अगली बातचीत होना तय हुआ है, तो देखते हैं, फिर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर मुझे लगता है कि कुछ लॉबीज बनेंगी, चेंज होंगी, और कुछ इधर से उधर भी हमको लीडर्स जाते हुए नजर आएंगे इसमें। लेकिन मैं फिर इस बात को लाऊंगी कि इसमें भारत को जरूर शामिल करना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को
आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनको यदि इन्वॉल्व किया जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो एक विश्वास वाला जो एलिमेंट है, जो दोनों ही देशों का ट्रस्ट है, वो आएगा। और ट्रंप को भी ये समझने की आवश्यकता है कि इस तरह से रिश्ते बिगाड़ना बहुत आसान है, बनाना भी आसान है, लेकिन मेंटेन करके चलना बहुत मुश्किल है। तो भारत के साथ इतने सालों के बाद जो एक उन्हीं की राष्ट्रपति काल में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, उसको वो क्यों खराब कर रहे हैं, ये उनको थोड़ा सोचना चाहिए। और एक अच्छे कूटनीतिज्ञ की तरह मुझे लगता है कि उनको ये जो अभी तमाम परिस्थितियां बनी हुई है, जिसमें वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ल्यूर कर रहे हैं, अभी मुनीर को उन्होंने फिर से इन्वाइट किया है, वो भी देखिए एक अनादर एंगल है, तो वो पश्चिम एशिया की दृष्टि से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि एक सबके लिए समाधान निकले, ऐसी परिस्थिति बना के जिसमें जो हमारे यहाँ भारत सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास हो, और इसमें सबका विश्वास भी हो, तभी मुझे लगता है समाधान निकल पाए। लगता है कि इस मोदी जी के इस नारे को ग्लोबल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि पूरे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर जो अपने कहीं के विश्वास बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। चाहे जेलेंस्की की बात करें, अमेरिका पे फिलहाल भरोसा, और खासतौर से जो भारत के साथ अभी होता हुआ देख रहे हैं सब, तो लोगों का भरोसा अमेरिका से और कहीं ना कहीं डगमगाया। अब आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग में ही बड़े सारे वादे किए थे शांति स्थापित करने का, यूक्रेन, रशिया और इसराइल और ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उन सारी चीजों में और हमें दोनों ही उसमें एस्केलेशन नजर आया। इनफैक्ट कहीं ना कहीं अब वो बलूचिस्तान को भी अब साउथ एशिया का एक यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद आर्मी उन सब पे उन्होंने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। तो देखते हैं कि क्या ये जो शांति का वादा था, इसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य था, आगे इन कॉन्फ्लिक्ट्स पर क्या अपडेट्स नजर आते हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंबर। नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।